हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका कल पेपर है, जो आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका जो है कल पेपर है 26 फरवरी को, ठीक है। किसका पेपर है? सबसे पहले हिंदी का पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग 70 में 70 नंबर क्या है पक्का करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो है आज का जो मैराथन क्लास है, ठीक है, यानी इसके बाद हिंदी की कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और ये है हिंदी का अंतिम प्रहार, ठीक है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th के मतलब फरवरी 16 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 100% देखने को आपको मिलेगा। आप कल पेपर देख के आओगे तो आप खुद ही आंसर समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बार देखिए, जितने भी आपके पेपर होंगे, सबसे पहले 20 नंबर का आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन में दिया गया आवारा मसीहा किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क में है रामदृष्टि बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ख में है रांगे राघव, और ऑप्शन नंबर ग में है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर घ में है महादेव वर्मा, ठीक है। तो देखिए आवारा मसीहा जो रचना है वो है विष्णु प्रभाकर की, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर ख में है इंदु, और ऑप्शन नंबर ग में है माधुरी, ऑप्शन नंबर घ में है प्रभात। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है? प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क में है प्रेमचंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख में है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर ग में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ में है दिनकर, ठीक है। तो देखिए प्रेम सागर जो रचना है वो है लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल की, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है आदिकाल, जिसे हम लोग वीर गाथा भी काल बोलते हैं, आदिकाल की समय सीमा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का में है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर ख में है 1343 से 1643 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ग में है क्या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। तो देखिए आदिकाल की जो समय सीमा है वो है 743 से 1343 तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर पचवा है। क्वेश्चन नंबर पचवा को देखिए। क्वेश्चन नंबर पचवा में क्या बोल रहा है? केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर क में है भक्तमाल, ऑप्शन नंबर ख में है विनय पत्रिका, और ऑप्शन नंबर ग में है कवि प्रिया, ऑप्शन नंबर घ में है लहर, ठीक है। तो देखिए केशव दास की जो रचना है वो है कवि प्रिया। क्या है? कवि प्रिया। कवि प्रिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठे को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर क में है निराला, ऑप्शन नंबर ख में जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ग में है मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या अज्ञेय। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अज्ञेय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? क्या बोल रहा है? रीतिकाल का अन्य नाम। ऑप्शन नंबर क में है श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर ख में है स्वर्णकाल, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या उद्भव काल, ऑप्शन नंबर घ में है क्या संक्रांति काल। तो देखिए रीतिकाल का अन्य नाम है क्या श्रृंगार काल, यानी रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है? मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर क में दिए गए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर ख में है आदिकाल, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या भक्ति काल, और ऑप्शन नंबर घ में क्या रीति काल। तो देखिए मतीराम जो हैं वो हैं किस युग के कवि? तो रीति काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर का जो है घ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? दीपशिखा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क में है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर ख में है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर घ में है क्या जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो देखिए दीपशिखा जो रचना है,
तो दीपशिखा जो रचना है वो आपका है महादेव वर्मा का, जिसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं, यानी प्रगतिवादी युग के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर क में है क्या, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ख में है श्रीधर पाठक, और ऑप्शन नंबर ग में है दिनकर, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्रगतिवादियों के कवि, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ग वाला, यानी कि दिनकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कमल का सिपाही के लेखक है, यानी कमल का सिपाही जो रचना है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया अमृत राय, ऑप्शन नंबर ख में है क्या, महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, वैद्यनाथ मिश्र, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, रामऋषि बेनीपुरी। तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, और इसके जो रचनाकार है वो है अमृत राय। ठीक है, कौन है, अमृत राय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन भी लिख लीजिए भाई इस स्टाइल लगा के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, साकेत महाकाव्य, यानी साकेत की जो विधा है वो महाकाव्य है, ठीक है, की रचना किसने की, यानी साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो किसने की थी। ऑप्शन नंबर क में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख में है सूरदास, और ऑप्शन नंबर ग में है मैत्री शरण गुप्त, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, नंददास। ठीक है, तो देखिए साकेत की जो रचनाकार है वो है मैत्री शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर क में है राजेंद्र अवस्थी, और ऑप्शन नंबर ख में है माखन लाल चतुर्वेदी, और ऑप्शन नंबर ग में है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर घ में है क्या, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो देखिए मर्यादा जो पत्रिका है वो है प्रेमचंद्र की रचना है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है, आप ऑप्शन एक तो बना लीजिए। ठीक है, आप ऑप्शन बना लो भाई। यहाँ पर ये रचना है जो है ये प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है, तो प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद, ये पत्रिका जो है प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन में नहीं दिया गया उसके लिए सॉरी, बट ये प्रेमचंद्र की रचना है, आप यहाँ पर टिक कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, चित्रलेखा किस विधा की रचना है। क्या पूछा है, चित्रलेखा जो है किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है क्या, आत्मकथा, ऑप्शन नंबर ख में है एकांकी, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, उपन्यास, ऑप्शन नंबर घ में है क्या, डायरी। तो देखिए चित्रलेखा जो रचना है वो किस विधा की रचना है, तो देखिए चित्रलेखा के लेखक हैं महादेव वर्मा। ठीक है, इसके लिए यदि लेखक की बात करें तो चित्रलेखा के लेखक हैं महादेव वर्मा, जिन्होंने क्या किया, इसको उपन्यास विधा की रचना है, यानी उपन्यास विधा की रचना में से जो रचा है, यानी चित्रलेखा की विधा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या, उपन्यास विधा की रचना, और लेखक तो महादेव वर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है गेहूं बनाम गुलाब के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर क में है नाभादास, और ऑप्शन नंबर ख में है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर ग में है स्वामी दयानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ में क्या, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए गेहूं बनाम गुलाब और एक होता है गेहूं और गुलाब, तो दो रचनाएं होती हैं, ये दोनों रचनाएं होती हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की होती है। किसकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, खुमान रासू के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर क में है जगनीक, और ऑप्शन नंबर ख में है दलपत विजय, ऑप्शन नंबर ग में है नरपति नाल, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, सारंगधर। ठीक है, तो देखिए जो खुमान रासू रचना है, ठीक है, खुमान रासू जो रचना है वो है दलपत विजय की रचना है। ठीक है, किसी दलपत विजय, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, पृथ्वीराज रासू रचना है। ऑप्शन नंबर क में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख में है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ग में है चंद्र बरदाई, और ऑप्शन नंबर घ में है राम कुमार वर्मा। तो देखिए पृथ्वीराज रासू जो रचना है वो है चंद्र बरदाई की रचना है। ठीक है, किसकी, चंद्र बरदाई की। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, भक्ति काल का महाकाव्य है, यानी भक्ति काल का जो महाकाव्य है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर क में है श्री रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर ख में है साकेत, ऑप्शन नंबर ग में है कामायनी, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, पृथ्वीराज रासो। देखिए भक्ति काल की जो रचना महाकाव्य है वो है क्या, श्री रामचरितमानस, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है छायावादी युग की रचना नहीं है, यानी छायावादी युग की कौन सी रचना नहीं है।
तो देखिए छायावादी युग में सबसे पहले देखते हैं आंसू। आंसू है ये जयशंकर प्रसाद की है, जो कि छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। पल्लव की यदि बात करें तो ये है मैथिली गुप्त की है, ठीक है। ओ सॉरी, सुमित्रानंद पंत की है। किसकी? सुमित्रानंद पंत की है। पल्लव जो है सुमित्रानंद पंत की है, वो भी छायावादी युग के कवि हैं। झरना जो है आपका जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ये ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये जो है छायावादी युग की जो है रचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ग वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देख सकते हैं दिया गया है क्या क्या कह रहा है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी तार सप्तक का जो है प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन नंबर कम है सन 1950 सॉरी 40 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख में है क्या 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग में है 1943 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 1959 ईस्वी में। तो आप सभी लोग जानते होंगे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। और यदि इस तार सप्तक के प्रवर्तक की बात करें तो हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क में है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ख में है क्या भगवती चरण वर्मा। और ऑप्शन नंबर ग में है यशपाल। ऑप्शन नंबर घ में क्या वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश, ठीक है। तो देखिए भूले बिसरे जो चित्र रचना है उसके लेखक हैं सॉरी भगवती चरण वर्मा। क्या है? भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वृंदावन लाल वर्मा और भगवती लाल वर्मा, दोनों में नाम में वर्मा ही वर्मा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, आधुनिक काल की समय सीमा यानी काल अवधि है क्या है। ऑप्शन नंबर क्या में है 1850 से 1900 तक। ऑप्शन नंबर ख में है क्या 1900 से 1922 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर ग में है 1919 से 1938 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 1943 ईस्वी से वर्तमान तक। तो देखिए आधुनिक की जो समय सीमा है वो 1843 से अब तक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है घ वाला वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोल रहा है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, ठीक है। शरद सरोरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के पहले सॉरी दूसरे एवं चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो देखिए ये सुनत सुमंगल बैन जो मैंने पढ़ा है मन प्रमोद तन पुलक भर, ये जो है इनमें यदि बात करें इनमें कौन सा रस है तो पहचानना पड़ेगा आपको, ये इसमें कौन सा रस है। और सॉरी रस नहीं, छंद, छंद पहचानना होगा। तो देखिए इसमें सोरठा छंद है। क्या है? सोरठा छंद, सोरठा छंद। और सोरठा में आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि सोरठा का जो परिभाषा याद होगा, उसमें पहले एवं तीसरे चरण में क्या होता है 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर पूछा है दूसरे एवं चौथे चरण में, तो हो जाएगा कितना 13 मात्राएं, यानी ऑप्शन हमारा का जो है क वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर क में अभी, ऑप्शन नंबर ख में आ, ऑप्शन नंबर ग में अधि और ऑप्शन नंबर घ में आ। तो देखिए अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है भाई। क्या है? अधि। यहाँ पे देख सकते हैं यदि अध्यक्ष में यदि संधि की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। कौन संधि? यण संधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर क में है स्वामी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क में है स्वामी। ऑप्शन नंबर ख में है सुहाग। और ऑप्शन नंबर ग में है क्या सौभाग्य। और ऑप्शन नंबर घ में है क्या दुर्भाग्य, ठीक है। तो देखिए सुहाग का जो तत्सम है वो है क्या सौभाग्य होता है, ठीक। क्या होता है? सौभाग्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, नवरात्रि में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क में कर्मधार है। ऑप्शन नंबर ख में द्विगु। ऑप्शन नंबर ख में अव्यय भाव। और ऑप्शन नंबर घ में द्वंद्व। तो देखिए नौ मतलब कि 9, ठीक है। 9 यहाँ पे गिनती गिना रहा 9 रात्रि, रात्रि कितना 9, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी गिनती पहला पद जो है संख्यावाची होता है तो उसमें होता है द्विगु समास होता है, आप याद रख लीजिए भाई। यदि पहला पद संख्यावाची आए तो वो हो जाएगा द्विगु समास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर क में है विटप।
ऑप्शन नंबर ख में कुरंग, ऑप्शन नंबर ग में है चंचला और ऑप्शन नंबर घ में है धराधर। तो देखिए वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो है विटप। ठीक है, कौन है? विटप है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पड़ा? प्रत्युपकार में संधि है। ऑप्शन नंबर क में है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ख में है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर ग में है यड़ संधि और ऑप्शन नंबर घ में क्या? अयादि संधि। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था क्या, जब भी बीच में शब्द अधूरा मिले य व के साथ में, तो वो जो संधि होती है वो यड़ संधि की हो जाती है। वैसे भी आपको इस बार क्लास 10th वालों को यड़ संधि ही केवल पढ़ना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है क वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो 29 में क्या बोल रहा है? हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर क में है श्रृंगार। कौन सा रस है पूछ रहा है ना, कौन सा रस है पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? रस पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क में है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ख में है करुण रस और ऑप्शन नंबर ग में है वीर रस, ऑप्शन नंबर घ में है क्या? हास्य रस। तो आप यहाँ पढ़ने पढ़ने पर आपको लग ही रहा होगा कौन सा रस है। कह रहा है हंसी हंसी, यानी हंसी हंसी हंस हंस कर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हास्य रस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं और इस वीडियो का जो है ये लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसके बाद गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है नद्यो रूप है नदी शब्द का प्रथम, ऑप्शन नंबर क में है प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ख में है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर ख में है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और ऑप्शन नंबर घ में है क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो देखिए नद्यो रूप है नदी शब्द का, तो ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। ठीक है, किसमें है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यानी ऑप्शन नंबर जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVIP लिख लीजिए भाई, VIMP ये गद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, दिया क्या गया है? हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, पिताजी क्या भीख न मिलेगी क्या? कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये आपका है गद्यांश। ठीक है, ये आपको गद्यांश एग्जाम में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से, अ ब और श करके। तो जो अ वाला क्वेश्चन होता है उसमें पूछता है क्या? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी संदर्भ लिखिए, उसके पाठ का लेखक लिखिए, उसके लेखक का नाम लिखिए। तो ये पूछता है। ब में क्या पूछता है? रेखांकीय अंशों की व्याख्या। आप देख सकते हैं ये जो कुछ व्याख्या रेखांकीय अंश जहाँ किया गया है उसी का आपको व्याख्या करना है। स में क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ पर पूछ रहा है अपने पिता का कौन सा कृत्य, कृत्य मतलब कार्य, ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ये आपके 3 क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्या? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखना सीखेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये रेखांकित सूत्र है, उसके बाद ये ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका क्या? संदर्भ है भाई। क्या है ये? आपको लिखना होगा आंसर संदर्भ हेडिंग करके अच्छे से। उसके बाद लिखना होगा प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक, ममता ये देखिए पाठ का नाम है, तो इससे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, ममता नामक कहानी से अवतरित है। इसके प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। अब ये लेखक हैं, इसलिए इनको भी ब्लैक पेन से लिखना होगा आपको। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको करना होगा रेखांकीय अंश की व्याख्या, यानी हेडिंग में करना होगा, जो बा वाला क्वेश्चन में किया था। अब उसमें लिखना होगा लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। ठीक है, हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध
आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। तो ये आपके है रेखांकीय अंशों की व्याख्या, यानी कि जितने भी अंश रेखा में लिखे गए उसी का जो है ये व्याख्या है। ठीक है, अब हम लोग जो स वाला क्वेश्चन एक पूछा था ना वहाँ पे, तो उसका आंसर देखिए किस तरीके से आपको लिखना होगा। तो स हेडिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर स लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिए अपने पिता के द्वारा शेरशाह ने उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के, सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। जी आपका है क्वेश्चन। इतना आप यदि लिखते हो तो आपको जो है 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर जो है आपका मिलेगा यहाँ संदर्भ लिखने पर। ठीक है, और 2 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, इसका रेखांकीय अंशों की व्याख्या पर, और 2 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर स वाला क्वेश्चन में। तो हो गया 2 + 2 और +2 बराबर में आपको पूरा पूरा यहाँ से 6 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स? 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा इस गद्यांश से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे पद्यांश की ओर। ठीक है, पद्यांश में देखते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें भी आप लगा लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पद्यांश है आपका। तो लिखा गया सुन सुंदर बैन सुधार शान है। ठीक है, सना सयानी है जानकी जानी भली तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कह मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोहै सब अवलोकति लोचन साहू अली। ठीक है, अनुराग अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजूल कंच कली। ठीक है, ये आपका पद्यांश है। इसमें भी आपको संदर्भ और इसका व्याख्या लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ, उसके बाद इसकी व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग संदर्भ सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका ये संदर्भ। ठीक है, पद्यांश वाला संदर्भ है। तो इसको समझिएगा कैसे लिखा जाएगा। तो लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास, ये देखिए लेखक हैं तो इनको ब्लैक पेन से लिख दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। ये देखिए पाठ का नाम है। कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ शीर्षक कविता से अवतरित है। इतना आप लिखोगे तो यहाँ से आपका मिलेगा 2 नंबर, क्योंकि संदर्भ पे हमें 2 ही नंबर मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका अनुवाद। ठीक है, कि उसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब आपको डालना होगा हेडिंग व्याख्या। ठीक है, क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा इसका। तो देखिए व्याख्या मैंने यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है मैंने, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां, ठीक है, राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, कर लगी। ठीक है, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो, ठीक है, गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गईं।
ये है आपका व्याख्या। काफ़ी मोस्ट मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखने की यहाँ पर कोशिश किया है, ठीक है। आपके लिए ही मैंने लिखा है इतना, ठीक है। ये सारा आप सभी के लिए, ये मेहनत जितना भी होता है सब आपके लिए है, ठीक है। तो ये इतना आप लिखोगे तो ये आपका जो है 4 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि संदर्भ 2 नंबर का और ये 4 नंबर का दोनों मिला के हो गया 6 नंबर का, ठीक है। तो 6 नंबर का गद्यांश में आता है, 6 नंबर पद्यांश का आता है। तो 6 नंबर आप लोग यदि अच्छे से पढ़ते हो तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ इसमें देखिए संस्कृत के भी आते हैं, कुछ गद्यांश आते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है ये भाई, ठीक है। लिखा है क्या, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम 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 माने यहाँ विमल सलिल तरंगयाः गंग्याः कुले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां, ठीक है, बहुराजते, ठीक है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम, नित्यम मतलब सवेरे, ठीक है, अत्र आयन्ति, अत्र मतलब यहाँ आते हैं, ठीक है। अस्याः घट्टानां च शोभा विलोक्त इयं बहु प्रशंसनीय, ठीक है। तो ये आपका है क्या, गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश है, और ये भी आपके एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। आप देखना इस बार जरूर आएगा ये, ठीक है। यानी कि कल 16 फरवरी को। तो आप जितने भी विद्यार्थी पेपर देने के बाद जो आएंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन फंसे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे द्वारा कितने पढ़ाए गए हैं, या आपने कितना मतलब आपके द्वारा कितना है पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये आपका है गद्यांश। उसके बाद इसका देखिए संदर्भ किस तरीके से लिखना है। तो लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी, वाराणसी ये चैप्टर का नाम है, तो इसे आप लोग आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, पाठ से उद्धृत है यानी अवतरित है, लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब आपको हेडिंग करना होगा क्या, अनुवाद। अनुवाद में क्या लिखना होगा, तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। असंख्य माने कि अनगिनत, ठीक है, असंख्य यात्री माने अनगिनत यात्री, भ्रमण माने कि यहाँ पर घूमने, भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं, मतलब कि अनेक अनेक जो है यात्री यहाँ भ्रमण करने दूर दूर देशों से आते हैं, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये रहा आपका जो है अनुवाद, ठीक है। ये भी आपके एग्ज़ाम में जो है, ये आपके एग्ज़ाम में जो है 6 मार्क्स का आएगा इस बार, ठीक है। कितने नंबर का, 6 मार्क्स इस बार आएगा, पहले तो इसका कम था। तो ये आप लोग इतना लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा श्लोक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि श्लोक भी आता है, एक लिखने के लिए आता है और एक अनुवाद करने के लिए आता है, तो दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका श्लोक। देखिए श्लोक में फिलहाल यहाँ पे लिखने में असमर्थ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको जो है क्वेश्चन बैंक से बता दूंगा अच्छे तरीके से। तो देखिए ये जो है भारतीय संस्कृति पाठ से है ये श्लोक, और लिखा क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्, ठीक है। तो ये है आपका श्लोक। अब इसके बाद इसका संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है यानी अवतरित है, लिया गया है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद इसका अनुवाद लिखना होगा। अनुवाद में क्या लिखेंगे, सर्वे, देखिए सर्वे मतलब सुखी, भवंत माने हो, ठीक है, यानी सब सुखी हों, सर्वे संतु निरामया यानी कि सब रोग रहित हों, सर्वे भद्राण पश्यन्तु यानी कि सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। उसके बाद क्या लिखा है, माँ कश्चित् दुख भाग भवे यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न हो। ये है आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है श्लोक है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 श्लोक बताने वाला हूँ, जैसा कि इसको तो हो गया। अब देखिए अगला वाला श्लोक, देखिए ये है अगला हमारा श्लोक, ठीक है। तो ये जो श्लोक है वह जीवन सूत्राणि नामक पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। लिखा है क्या, कीन हित्वा प्रियो भवति कीन हित्वा न सुचति, ठीक है। कीन हित्वा अर्थवान भवति कीन हित्वा सुखी भवेत्।
आगे क्या लिखे हैं, मानम हित्वा प्रेयो भवति, क्रोध हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवति। तो ये आपका, ये इस तरीके से आपको जो है वहाँ एग्जाम में आएगा। तो आपको लिखना होगा क्या, पहले तो उसका देखिए लिखना होगा क्या, इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ मैंने बताया है उसी तरीके से सेम टू सेम लिखना होगा, केवल पाठ का थोड़ा सा बदल देना होगा। ठीक है, आपको एक बार दिखाई देते हैं इसका जो है, देखिए इसका लिखना होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। इतना आपको लिखना होगा संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए अनुवाद इसका समझिएगा। अनुवाद में आपको लिखना होगा क्या, अनुवाद में मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना यश के द्वारा, कीन हित्वा प्रिय भवति, यानी मनुष्य जो है क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। ठीक है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया क्या, युधिष्ठिर, आप आई होप आप सभी लोग ये कहानी तो पढ़े ही होंगे युधिष्ठिर वाली। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मानव हित्वा प्रियो भवति, यानी मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। ठीक है, क्रोध हित्वा न सोचे, यानी कि जो है मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। ठीक है, उसके बाद क्या है, कामम हित्वार्थवान भवति, यानी कि मनुष्य इच्छा कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ये है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक। ठीक है, और एक और बताने वाला हूँ जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कल पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा इनमें से जो भी मैंने अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका जो है अगला श्लोक। ठीक है, ये है आपका अगला श्लोक, और इस श्लोक में ये जो है वीरः विरण पूज्यते पाठ से लिया गया है। क्या है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता। ठीक है, तो इसमें भी आपको लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ देखिए किस तरीके लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड के वीरः विरण पूज्यते पाठ से अवतरित है। तो श्लोक और ये संदर्भ जो है सेम सबका है, केवल पाठ बदल जाएगा, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद अनुवाद आपको करना हो क्या, बंधन हो या अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बस ये छोटा सा आपका जो है अनुवाद है इसका। आई होप आप सभी लोग इसे पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे अच्छे से। तो ये है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है श्लोक। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, कुछ निबंध के बारे में बता देता हूँ। निबंध तो पिछली वाले वीडियो मैंने बता रखा है, वहाँ से आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा क्या पर्यायवाची, ये सब में से क्या कौन सा कितना पढ़ना है आपको। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब थोड़ा सा छोटे टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा पर्यायवाची है। ठीक है, तो इनमें से देखिए कपड़ा का, देखिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना जो पर्यायवाची है कपड़ा। कपड़ा का देखिए वस्त्र होता है, पट होता है, वसन होता है, चीर होता है, अंबर होता है। ठीक है, ये सभी हैं, ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला जो रचना है, अगला जो है वो किनारा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए गंगा का देखिए है, गंगा का पूछा जाता है, तो गंगा का है भागीरथी है, देवनदी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है और नदीश्वरी है। ठीक है, ये सब है। गाय का भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना वो मतलब पर्यायवाची है। तो गाय का जो पर्यायवाची होता है वो गाय होता है, गौ का होता है गाय, सुरभि, धेनु, ये सब होता है। चांद का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका देखिए निशाकर होता है, हिमांशु होता है, राकेश होता है, निशिपति होता है, कलाधिनी होता है, सुधाधर होता है, नहीं सुधाधर होता है, चंद्र होता है, चंद्रमा होता है, विधु होता है, सोम होता है, शशि होता है, शशांक होता है, मयंक होता है, इंदु होता है। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। उसके अलावा जल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जंगल का पढ़ लीजिएगा, जंगल का होता है विपिन होता है, कानन होता है, अरण्य होता है, वन होता है, ये होता है सब कुछ। ठीक है, तालाब को होता है सर सरोवर तड़ाग, जलाशय, ताल, पोखर, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीर का भी आप याद कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीर का क्या होता है, बाण होता है, सर होता है, सायक होता है, सिलीमुख होता है, ये सभी है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आप पर्यायवाची आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, तो आई होप आप सभी लोग पढ़ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।